Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saleha Zulfikar. Welcome to my channel Grow with Saleha, and the topic is the metaphysical school. We will discuss not only what is metaphysical poetry but also the poets belonging to this school. Okay, मेटाफिज़िकल क्या होता है हम इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो प्यूरिटन पोइट्री का पहला प्यूरिटन पोइट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ना। द स्कूल ऑफ स्पेंसर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं मेटाफिज़िकल पे बना रही हूँ और इंशाल्लाह इन द अपकमिंग डेज़ में कैवेलियर पोइट्री पे बनाऊँगी। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है, ये जो मेटाफिज़िकल पोइट्री है ये है क्या। तो मेटाफिज़िकल वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मेटा और फिज़िकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ किसी हद से आगे, एंड फिज़िकल का मतलब होता है मटेरियल वर्ल्ड मतलब कुछ चीज़ जो दिख रही हो। ओके, जो दुनिया है, दुनिया के अंदर जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं ना, दैट बिलोंग्स टू फिज़िकल वर्ल्ड। ओके, तो मेटाफिज़िकल क्या है? एक ऐसी टाइप ऑफ पोइट्री है जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड से भी आगे की बात करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किस चीज़ की बात करेगी फ़िज़िकल वर्ल्ड से हट के? यानी किसी चीज़ के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेगी, उसको प्रेज़ नहीं करेगी, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल साइड को डिस्कस करेगी। वो चीज़ जहाँ पर हमारी आँख नहीं पहुँच सकती, उन चीज़ों को डिस्कस करेगी। जो कि हम 5 सेंसेस से फ़ील कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेगी। ओके, स्पिरिचुअली रिलेटेड पोइट्री है ये, इतना याद रखेंगे। जब आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह की पोइट्री होगी। आगे एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे कि ये किस तरह मेटाफिज़िकल है। ओके, अब ये जो मेटाफिज़िकल, ये बहुत मज़े की बात है कि 18th सेंचुरी में ना, मतलब ये तो 17th सेंचुरी हम पढ़ रहे हैं ना, प्यूरिटन एज, ठीक है, उसकी पोइट्री हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद आएगी एक और एज, उसको कहते हैं रेस्टोरेशन। उसके मतलब ये भी इसी सेंचुरी से बिलोंग है। उसके बाद एज ऑफ पोप आएगी जो कि 18वीं सेंचुरी है। उसी के बाद एक और एज आती है जो 18वीं सेंचुरी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये 17वीं सदी है। ठीक, हम 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ कि उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा नाम था, सैमुअल जॉनसन, जिसने फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी भी लिखी हुई है। और दूसरी बात, वो जो था वो उसी के नाम पे, उस एज का नाम जॉनसन एज है। उसने क्या किया था, उसने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। ठीक है, उसने इस बुक के अंदर उन पोइट्स को डिस्कस किया था जो बहुत ज़्यादा फेमस पोइट्स थे। ठीक है, उससे पहले जितने भी फेमस पोइट्स थे ना, उनके बारे में वो लिखता जा रहा था। जब इनकी बारी आई ना, ये जॉन डन और इसके साथियों की बारी आई, तो इसने क्या किया, इसने इन सब इन सब टाइप्स ऑफ पोइट्स को मेटाफिज़िकल नाम दे दिया। और उसके बाद से ये इतनी टर्म फेमस हो गई कि इन सब को मेटाफिज़िकल कहते हैं। अब देखें, जो मेटाफिज़िकल होते हैं जो पोइट्स, उनको पता ही नहीं है कि हम कौन सी टाइप ऑफ पोइट्री से बिलोंग करेंगे। अपनी ज़िंदगी में उनको नहीं पता था। 18वीं सदी में जाके जब सैमुअल जॉनसन ने इनके लिए एक टर्म यूज़ की, उसके बाद ये मेटाफिज़िकल पोइट्री के लिए फेमस हुए। समझ आ गई? अब देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मेटाफिज़िकल जो पोइट्स थे ना वो कितने थे, बार बार पूछा जाता है। तो कितने थे? 7 थे टोटल। और हम देखते हैं कौन कौन से। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वगान, रिचर्ड क्रशा, थॉमस कैरियो, लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ शर्बरी, रॉबर्ट हैरिक। ओके, और इनमें से जो लीडर था ना वो जॉन डन था। अब जॉन डन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको वो समझ आ जाएगी। अब इस पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? मेटाफिज़िकल पोइट्री जो होती थी, देखें अब पहला पॉइंट देखें, इसमें ये जो थीम्स होते थे ना, थीम्स की मैं बात कर रही हूँ, ये फिज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड थे। आपको मैंने बताया स्पिरिचुअल बेस्ड थे। ठीक है, स्पिरिचुअल थीम्स होते थे, इतना याद रखेंगे। दूसरी चीज़, इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स थी ना ये पोइट्री, मतलब बाज़ औक़ात इसको कॉपलेट की फॉर्म में भी लिखा जाता था, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती थी कि आम आदमी की समझ में नहीं आती थी, जब तक कि उसको वो खुद बैठ के समझाए ना, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल इंसान जो है वो ना समझाए। ठीक है, जो बहुत ही पढ़ा लिखा होगा उसको समझ आएगी, वरना नहीं समझ आती थी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, आसानी से समझ नहीं आती थी, चैलेंजिंग थी। ठीक है, तीसरी बात कि ये पैराडॉक्स यूज़ करते थे। ये जो मेटाफिज़िकल पोइट थे ना, ये अपने वर्क्स के अंदर पैराडॉक्स यूज़ करते थे। पैराडॉक्स क्या होता है
कि जो कि कॉमन सेंस की जो बात है उससे थोड़ा हट के ओपोजिशन में बात कर रही हो, ऐसी स्टेटमेंट्स ये यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल इन्होंने डेथ बी नॉट प्राउड एक पोम लिखी हुई है जॉन डन ने। अब देखिए डेथ बी नॉट प्राउड डजंट मेक एनी सेंस ना, कि हाउ डेथ कैन बी प्राउड, बात है ना ये। तो देखें ये जो डेथ है उसका प्राउड करना एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ कॉमन सेंस ना, बिल्कुल दो अपोजिट आइडियाज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, डेथ को और किसको, प्राउड, जो कि मतलब प्राइड कर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये पैराडॉक्सिकल आइडिया देखें उसने शो किया हुआ। तो इस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते थे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था समझना। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ये कंसाइज पोइट्री यूज़ करते, मैंने आपको बताया कॉपलेट में लिखते थे, कंसाइज लिखते थे, कंसाइज होता है मुख्तसर सा लिखते थे, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक इनकी पॉम है जॉन डन की, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इज़ इट पॉसिबल टू कैच अ फॉलिंग स्टार? इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली। लेकिन फिर भी ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते थे कि जो कि बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश की होती थी। क्यों ये यूज़ करते थे? ताकि वो इंटेंसिटी बता सकें जो टॉपिक होता था उनकी डिस्कशन का। फॉर एग्जाम्पल गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, वो कहते थे कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फॉर्म ए लॉयल वन इन द लाइफ। तो इसलिए उन्होंने इस एग्जाम्पल के साथ बोला है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कि इसके मुतरादिफ है एक लॉयल को मतलब कोई लॉयल पार्टनर सर्च करना। ओके, तो इस तरह के ये एग्जाम्पल्स यूज़ करते थे। उसके बाद देखें आगे है कि ये दे ऑफन इंगेज इन क्विबलिंग अबाउट वर्ड मीनिंग्स शोकेसिंग देयर इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस। अब देखें ये बाजुकात एक वर्ड के इतने मीनिंग्स बता रहे होते थे और मतलब अपने टॉपिक से ही हट जाते थे, ये प्रूव करने के चक्कर में कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। लाइक अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को शो करने के लिए वो रीडर जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसी से हट जाते थे। आगे क्या आ जाता है कि ये अपनी पोइट्री के अंदर रेफरेंसेस भी यूज़ करते थे। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि ये सिमिलीज मेटाफर्स भी यूज़ करते थे ताकि अपने वर्क को कम्प्लेक्स बना सकें। अब देखिए सिमिलीज तो मेटाफर्स तो समझ में आता है, लेकिन ये कंसाइड्स यूज़ करते थे। कंसाइड का क्या मतलब होता है कि दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जो कि टोटली जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेथ बी नॉट प्राउड, प्राउड और डेथ का क्या रिलेशन है? कोई बात नहीं है, चलो ये तो मेटाफर हुआ। सिमिली की सॉरी कंसाइड की एग्जांपल देती हूँ। कंसाइड मैंने बता दिया ना, तो कि दो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना, ठीक है। ये पॉइंट में डिस्कस करी थी। हाँ, फॉर एग्जांपल एक पोम थी ना जॉन डन की, उसके अंदर उसने दो पार्टनर्स को डिस्कस किया हुआ है कि वो बिल्कुल कंपास जो होता है ना, वो मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री बॉक्स में वो जो दो जिसके हेड होते हैं, तो एक पार्टनर को कहते हैं कि वो एक है और दूसरे को कहते हैं कि तुम दूसरे वाले हो, और बोथ आर लीनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, कि दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, बेंड हो रहे हैं और इनका दे आर इम्पॉसिबल टू सेपरेट। तो इस तरह की बातें की हुई हैं उसने। अब कंपास और उसका क्या रिलेशन है? नो, ओके। इस तरह की चीज़ें उसने यूज़ की हैं, इतनी ज़्यादा एग्जेजरेटेड और इतनी ज़्यादा कंसाइड्स यूज़ की हुई हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग। आगे आ जाते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो उन क्वेश्चन को आंसर करती है जिसको साइंस भी नहीं कर सकती। कैसे? फॉर एग्जांपल डेथ बी नॉट प्राउड जो पोम है ना, आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर उसने बात की हुई है कि देखें हमारी साइंस तो कहती है ना कि डेथ के बाद कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसने और स्पिरिचुअल लेवल पे जाके बात की हुई है। उसने कहा हुआ कि डेथ तो एक डोर है, इसको प्राउड नहीं करना चाहिए, इसको ये तो हमारी ये एक चाबी है। किस चीज़ की चाबी है? कि हमें हमेशा की ज़िंदगी देने की चाबी है, तो इसको गुरूर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की एग्जैजरेटेड लैंग्वेज, इस तरह की अजीब अजीब चीज़ों को कंपेयर किया हुआ और इस तरह की कंसाइड्स यूज़ की हुई हैं, इस तरह की इम्पॉसिबल, और इस तरह से वो फिज़िकल वर्ल्ड से हट के बात की हुई है, स्पिरिचुअल। समझ आ गई? और फिर उसके बाद आ जाता है कि देखिए उन चीज़ों को साइंस भी नहीं ना डिस्कस कर सकती जिनको इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड है रीडर्स के लिए इनको समझना ये। उसके बाद इनकी जो मेन टॉपिक्स होते थे ना, वो लव होता था। जैसे गुड मॉरो एक पोम है जॉन डन की, वो लव पे बेस है। लस्ट, रिलीजन, गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी तो इनका फेवरेट थीम था ना। उसके बाद क्या आ जाता है, मैंने आपको ये पहले ही बात बता चुकी हूँ कि 17वीं सदी के ये खुद थे, 18वीं सदी में जाके इनको ये टर्म सैमुअल जॉनसन ने दी थी, मेटाफिजिकल। ओके, उसके बाद आगे आ जाता है जॉन डन। जॉन डन की बात करूँगी। जॉन डन जो था ना,
लीडर था मेटाफिजिकल। और इसका मेन मतलब ये मेनली पोएट नहीं था, बल्कि इसका जो मेन काम था ना, ये रिलीजियस सरमन्स देता था, ठीक है। और ये डीन ऑफ एसटी पाल कैथेड्रल भी था। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि इसके वेल नाउन पोम्स की। बहुत सारी पोम्स हैं जो इसकी वेल नाउन है। डेथ बी नॉट प्राउड है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है, गुड मारो है, द प्रोग्रेस ऑफ सोल है, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, एपिथैलेमियम है। बहुत सारे वर्क्स हैं, अब इनको ज़रूर पढ़ें, आपको समझ आएगी कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या थी। जॉन डन पोइट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा पोम्स लिखी हुई हैं, एमोरस, मेटाफिजिकल और सैटिरिकल। उसके बाद आ जाता है कि जॉन डन जो थे, इन्होंने सीक्रेटली शादी की थी एक लड़की से जिसका नाम था एनी मोर। एनी मोर के जो फादर थे वो इस मैरिज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से जॉन डन के कैरियर पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था। अब इनकी मैरिज, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेमस पोइट है इंग्लिश लिटरेचर में, तो इसकी मैरिज जब सेरेमनी हुई थी उसकी डेट याद रख लीजिएगा 1601, ठीक है। अब इन कपल के उनके 12 बच्चे थे, और जब 12वें बच्चे की डिलीवरी के दौरान इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, ठीक है। इनकी वाइफ की जब डेथ नहीं हुई थी तब इनका जो मेन जो मोटिव होता था और जो सब्जेक्ट होता था पोइट्री का, वो लव होता था, लस्ट होता था, स्पिरिचुअल, और बाद में जाके स्पिरिचुअल होना शुरू हो गया, डेथ होना शुरू हो गया, ठीक है, जब उनकी डेथ हुई। अब मैंने आपको ये देखें एक कंसाइड की एग्जांपल पहले ही बता दिया कि कंपैरिजन ऑफ टू लवर्स विद 2 पॉइंट्स ऑफ कंपास, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जॉन डन को रॉबर्ट ब्राउनिंग से कंपेयर किया जाता है। आप विक्टोरियन एज पढ़ेंगे, वहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वो कितना बड़ा पोइट था, लेकिन उसकी एक वजह थी कि उसकी पोइट्री को ना कुछ लोग समझ नहीं सकते थे, ऑब्सक्योर होती थी। ऑब्सक्योर का मतलब है कि नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड होती थी, ठीक है, मतलब काफ़ी टफ वर्डिंग लिखता था, काफ़ी एम्बिग्वियस लिखता था। इसी तरह से जॉन डन को इससे कंपेयर किया जाता है कि इनकी पोइट्री का एक जो है वो कुछ कमी होती है ना हर चीज़ में, तो इन ये भी परफेक्शनिस्ट नहीं थे बहुत बड़े लाइक पोइट्स, लेकिन इनमें भी एक कमी थी कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों की पोइट्री लिखते थे, आम लोगों की समझ में आना बहुत टफ होता था। थैंक यू सो मच।